नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं संजय ठाकुर आपका हृदय से स्वागत करता हूं। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान की रक्षा करे। साथ ही साथ जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं बहुत मेहनत करता हूँ वीडियो बनाने के लिए। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं एक विषय में बात कर रहा हूं जिसपे कि आपकी कुंडली में जब चौथे भाव में केतु होते हैं और दसम भाव में राहु होते हैं तो आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्लीज इसे ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। तो जिन जातकों की कुंडली में ऐसा योग होता है कि केतु उनके चौथे भाव में बैठे हैं और राहु दसम भाव में बैठ गए, तो ऐसे जातक का जीवन शुरू से ही जब वह बाल अवस्था से थोड़ा बड़ा होता है तो उसके जीवन में बहुत सारे संघर्ष शुरू हो जाते हैं। खासकर उसे उतनी ही उम्र में बहुत सारी जिम्मेदारियों का एहसास होने लगता है। उसके परिवार का उसके प्रति जो व्यवहार होता है वह व्यवहार बड़ों जैसा हो जाता है। तो कुछ कार्य ऐसे उससे मिल जाते हैं जो कि अमूमन एक उम्र के बाद मिलते हैं। तो संघर्ष की शुरुआत वहीं से हो जाती है, क्योंकि केतु चौथे भाव में चंद्रमा की राशि में बैठा हुआ है। तो ऐसे जातकों को माता के सुख में कभी कभी कमी होती है, या फिर उसे ऐसा लगता है कि माता पिता उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे में वो कुंठा से ग्रसित हो जाता है, अवसाद का शिकार होने लगता है, एक इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है। ऐसे जातकों को एक असुरक्षा की भावना घेर लेती है। जैसे जैसे वो बड़ा होगा तो उसे एक चिंता, एक अवसाद का भाव पैदा होने लगेगा। उसे अपना भी और अपने भाई बहनों का भी भविष्य के लिए उसे चिंता पैदा होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब चौथे भाव में केतु बैठे हुए, दसम भाव में जब राहु बैठे हुए हैं, तो ऐसे जातकों के लिए एक ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती, तो उसे लगता है ऐसे में कि उसके माता पिता उनके बच्चों के भविष्य के लिए ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इस वजह से उसे कुंठा या एक असुरक्षा की भावना घेरने लगती है। इसी प्रकार जब वो जीवन में थोड़ा बड़ा होगा तो फिर उसे दोस्तों का सहयोग जैसा मिलना चाहिए, वो जरूर दोस्तों के लिए बहुत कुछ करेगा, लेकिन वक्त आने पे उसे वैसी परिस्थितियों में मदद नहीं मिलती है। साथ ही साथ बड़े होने के पश्चात उसे भाई बहनों से सहयोग, जैसा कि उसे आशा होती है कि इस प्रकार का मुझे सहयोग मिलेगा, वह भी प्राप्त नहीं होता है। इसके अलावा जब उसका विवाह हो जाएगा तो जो वह सोचता है कि उसे ऐसा जीवन साथी मिले जो उसको समझे, तो वहां पर भी उसके लिए विपरीत परिस्थितियां पैदा होती हैं। और यह वो समय होता है, यह वो जीवन का टर्निंग पॉइंट होता है। एक ऐसा मोड़ आ जाता है कि उसे विरक्ति की भावना आने लगती है। वह घर की अपेक्षा बाहर ज़्यादा सुखी रहने लगेगा, क्योंकि वो जब घर में रहेगा तो ये सारे कॉम्प्लेक्स, ये सारी परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियां उसके सोच समझ पर बहुत गहरा प्रभाव डालने लगती है। ऐसे जातक कई बार सेहत के प्रति बहुत ही लापरवाह होने लगते हैं और कभी कभी वो व्यसनों में, शराब आदि का सेवन भी करने लगते हैं। तो इन दोनों ग्रहों के, केतु और राहु, चौथे भाव और दसम भाव में बैठने से इस प्रकार की समस्याएं पैदा होने लगती हैं। ऐसे जातक अंतर्मुखी होने लगते हैं, उनमें बहुत सारी प्रतिभा होती है लेकिन उस प्रतिभा का वो प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वही फैक्टर आता है उसके ऊपर कि जो असुरक्षा की भावना है, वह कई चीज़ें बोल नहीं पाता। ऐसे बच्चे जब क्लास में होते हैं ना, तो अगर उनसे टीचर कुछ पूछता, उन्हें पता भी होता, तो वो बता नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्हें एक असुरक्षा की भावना, हमेशा आत्मविश्वास की कमी रहती है ऐसे लोगों को। तो ये पूरी उम्र उन्हें ये चीज़ परेशान करती है। और भी कई चीज़ हैं, जब जैसे कि वो किसी की भलाई के लिए अगर काम करते हैं, वो निस्वार्थ भाव से करेंगे, लेकिन सामने वाले व्यक्ति उसे हमेशा गलत समझेगा, उसे स्वार्थी समझेगा। यह जब परिस्थिति उसके सामने आती है तो वह यह कार्य करना भी बंद कर देता है।
तो ये सारी बहुत सारी परिस्थितियां इन ये ग्रहों की स्थिति के कारण होती है। तो अब बात करते हैं कि अगर ये योग है तो ये सारी परिस्थितियां तो बन रही हैं, विपरीत परिस्थितियां हैं, मानसिक अवसाद है, चिंता है, शोक है, फिक्र है, तो इससे हम बचे कैसे? आप अगर आपकी कुंडली में ये परिस्थितियां हैं कि केतु चौथे भाव में है और राहु दशम भाव में, तो आप अपने घर में एक चांदी की डब्बी लीजिए, छोटी सी डब्बी, उस पर आप शहद भरकर उसे अपने शयन कक्ष में रखें। और यदि आपको बहुत ज़्यादा मानसिक विकार हो रहा है तो एक चांदी की डब्बी और ले और उसे उसमें वर्षा का जल, जो पानी गिरता है, वह थोड़ा सा जल लेकर के उस पर रख के बंद करके, चूड़ी वाली डब्बी लीजिएगा और उसको बंद करके रख दीजिएगा। यह दोनों डब्बी आप एक साथ अपने शयन कक्ष में जरूर रखें। ऐसा करने से जो केतु हैं चौथे भाव में, जो चंद्रमा की राशि में बैठ गए हैं, वहां पर बहुत शांति मिलेगी। साथ ही साथ आप अपने शयन कक्ष में लाल वस्त्र में थोड़े से जौ के दाने, करीबन 20-25 दाने इतने हो जाएं, उसे आप लाल वस्त्र में लपेट करके अपने शयन कक्ष में रखें। साथ ही साथ सोने का छोटा सा टुकड़ा, चाहे वो जितना छोटा हो, या आपके घर में कोई ऐसा आभूषण जिसे आप पहनते नहीं है, घर में ऐसा ही पड़ा रहता है, तो उसे भी आप अपने शयन कक्ष में ईशान दिशा में या अपने घर के ईशान कोण में उसे जल के पात्र में डुबो करके रखें। ऐसा करने से राहु के जो दशम भाव में बैठे हुए हैं उस पे शांति मिलेगी, क्योंकि ये योग बहुत विपरीत प्रभाव डालते हैं, खासकर क्योंकि माता और पिता के सुखों में ये बहुत ज़्यादा बदलाव देते हैं। तो ऐसे में बालकपन से ही वो चिंताएं और वो अवसाद आपको घेरने लगता है। तो ये छोटे से 2 उपाय मैंने आपको बताए हैं, इसे आप जरूर करिएगा। ऐसा करने से उनके प्रभाव कम होने लगेंगे और आपको जीवन में कुछ नई दिशाएं मिलेंगी, क्योंकि ऐसे जातकों का जो हम कहते हैं ना संन्यास वाला, वनप्रस्थ वाला जो भाग होता है, जब हम एक 50 की उम्र के बाद आते हैं तो आध्यात्म की तरफ बहुत ही अच्छा रुझान आता है, या कोई सदगुरु मिलता है जिससे कि हमारे जीवन का वह पाठ बहुत ही सुखमय और मोक्ष प्राप्ति की खोज के लिए समर्पित हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी तरह मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार।